हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ सेटअप में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन ओनली फॉर मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि आया हुआ है 30 और 31 मई के लिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में मैंने लिखा है बेस्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो हमारी जो भाई ऐसे क्वेश्चंस कई जो है मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि दो तीन क्वेश्चंस ही ऐसे रहते हैं जिनमें हमको टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। तो और जो क्वेश्चन है बाकी में हम शॉर्टेस्ट अप्रोच अपना सकते हैं ना, कोई भी। मतलब यदि उसमें कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच हम लगाने की कोशिश कर सकते हैं तो भाई अप्रोक्सीमेटली और ऑब्वियसली हमें उसी चीज को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ना वहाँ पे। तो हमारी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट सोल्यूशन जब मैं इसको क्वेश्चंस को देख रहा था इसके 30 और 31 के लिए, तब इसमें क्या देखा मैंने कि कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो विदाउट पेन एंड पेपर हो रहे थे। तो जब विदाउट पेन एंड पेपर हो रहे थे तो उन क्वेश्चंस में हमको पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं थी। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर ही करा करो। और जितना मैं लिखने का ट्राई करता हूँ ना कि भाई इन क्वेश्चंस में इतना लिखना है, इस क्वेश्चंस में इतना लिखना है, इस स्टेप पे आंसर आ जाना चाहिए, तो इस स्टेप पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हाई कैलकुलेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए और एकदम क्वेश्चंस की जो आपको हर टॉपिक की ना एकदम हाई नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि आप ये हमारा इजी मैथ्स अड्डा चैनल है और इजी मैथ्स अड्डा चैनल का ये हमारा आइकन है। ठीक है, तो आपको यदि सिमिलर जो है हाई नॉलेज या फिर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो हमने एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है मैथ्स की हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे ही। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और भी बहुत सारी सीरीज हैं तो मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड यू हैव टू जस्ट सर्च ऑन योर यूट्यूब की इजी मैथ्स अड्डा। ठीक है, जब इजी मैथ्स अड्डा सर्च करोगे तो उस पे फर्स्ट जो आइकन आएगा उस पे आपको क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा इसमें बहुत सारी वीडियोस। तो हमने 56 वीडियोस ही डाली हुई हैं अभी तक। लेकिन आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट डली हुई है यहाँ पे। ठीक है, उसमें से एक का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में मैंने प्रिज्म वाला टॉपिक करवाया हुआ है जो आप जाके देख सकते हो। इस प्रिज्म की वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिज्म में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड से हर एक जो है हम बात करें मेंस की शिफ्ट में, तो मेंस में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको प्रिज्म और पिरामिड वाली में। ठीक है, एक ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रखी है। कुछ जो है स्टूडेंट्स का पता है कहना क्या होता है कि यार भैया यार पेपर आ गया है ज्योमेट्री के, सिर्फ ऐसी वीडियो प्रोवाइड करिए जिनमें सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही बताए जाएं। तो आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट जो डे है उसमें मैंने तो क्या करा है कि उसमें तो मिसलेनियस ही है कॉन्सेप्ट। लेकिन जो सेकंड वाला डे है उसमें मैंने जो है सर्कल वाले ऑलमोस्ट नहीं, मतलब मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट इंक्लूड करे हैं सर्कल के। ठीक है, डे 3 वाली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस भी इंक्लूड करी है। और आजकल पॉलीगन के जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो पॉलीगन के सारे क्वेश्चन, सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने इसमें रिलेट कर दिए हैं। तो आप ये 1 2 3 डेज वाली वीडियो ही देख पाओगे ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 70 से 80% जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, डे 4 मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी। डे 4 के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी सी पीडीएफ बनाई जाए फिर आपके सामने रखा जाए। ठीक है, और जो आप इस प्रैक्टिस सीरीज को जब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बैक लेके और आपको देखना है कि एक हमने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। तो हमने क्या कर रखा है कि मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज में मैं सीट अपलोड करता हूँ हर 3 से 4 दिन में एक शीट। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ के देखिएगा कि हमारी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है या नहीं है। क्योंकि भाई देखो, जैसे मेंस वाले क्वेश्चन, मेंस वाले पेपर में तो हमको 1 1 घंटा ही मिलेगा। लेकिन प्री वाले क्वेश्चन पेपर में हम यहाँ पे टाइम बचा के उस टाइम को और कई सेक्शंस में लगा सकते हैं ना, जैसे इंग्लिश वाले सेक्शन में, जीके वाले सेक्शन में, मोस्ट प्रोबेबली इन रीजनिंग वाले सेक्शन में। क्योंकि भाई इंग्लिश और जीके में तो आपसे यदि आता है तो क्वेश्चन होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस शीट्स 1 से 9 तक अपलोड कर दिए। 10th जो 10वीं शीट है वो एक आध दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यदि आप इंडिविजुअली नहीं देखना चाहते हो शीट 8 तक के सोल्यूशन, तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो जो मैंने डाली हुई है। मैथ्स का महामारतन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, और इन वीडियोस को देखने के बाद ना मैं आपसे 100% कह रहा हूँ भाई कॉन्सेप्ट तो क्लैरिटी होगी ही होगी। लेकिन आपको मैथ्स का पेपर ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड रहता है कि यार हमसे सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो आपने खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखो इन चीजों को। मात्र 1 महीने 2 महीने आपको खुद में इंप्रूवमेंट नहीं दिखे मैथ्स में, तो यहीं पे आके आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो मुझसे। ठीक है,
इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जैसे जो है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक, लीनियर रेस वाला टॉपिक। एक हम ओलाइव बोर्ड के टेस्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप कल जाके देख सकते हो वो, कि कल हम डालेंगे उस चीज के लिए। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, है ना। दूसरा देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, तो उनकी सारी की सारी पीडीएफ, मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज बताई दी मैंने आपको, इंस्टॉलमेंट इन एसआई, डिसऑनेस्ट डीलर, ज्योमेट्रिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज और मॉक प्रैक्टिस सीरीज भी चला रखी है, जिसमें मॉक से 1 से 9 तक अपलोड कर दिया है। ये मत समझना कि ये कोई ओलाइव बोर्ड और टेक्स्ट बुक है, ये खुद के मॉक्स है, मैंने खुद ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए एंड बी टुगेदर कैन डू कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, बी एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट 12 days, एंड सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो ए प्लस में बी कितना टाइम ले रहे हैं, 15 days, बी प्लस में सी कितना ले रहे हैं, 12, और सी प्लस में 10 days। तो मैं इनकी जो है टोटल वर्क मैं कितना मान सकता हूँ, 15 और 12 और 10 का ले से कितना हो जाएगा, 7 एलसीएम। तो जब ये 60 हो जाएगा, तो इनकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 5 और इनकी एफिशिएंसी 6। ठीक है। तो मैं यहाँ से यदि टोटल ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी निकालूं, तो जस्ट दुगना आएगा इनका, क्योंकि यहाँ से ए प्लस में बी, यहाँ से बी प्लस में सी, यहाँ से सी प्लस में, तो यानी कि 6 4 10 और 5 15, 15/2 हो जाएगी। ठीक है। अब मेरे को सी का लोन वर्क निकालना है, यानी कि सी का मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो सी का निकालने के लिए इंडिविजुअली मत निकाल देना कि भाई ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है। हम जस्ट ए प्लस में बी को घटा दें, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास। तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15/2 माइनस में 4, यानी कि 7/2। और 7/2 जब मैंने करा, तो 60/7/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 120/7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, टू कॉर्ड्स ए एंड बी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये आ जाता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप ज्यादा टाइम नहीं लोगे इसमें। और मैं आपके लिए रेफर करूंगा कि डे 2 वाले वीडियो देखिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, सर्कल के हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ठीक है। Two chords AB and CD of a circle with center O intersect at P. If the angle APC is equals to 50°, then the value of एंगल AOC प्लस में BOD। मेरे को सीधा सीधा आंसर पता है, यहाँ से कितना आएगा, इसका दुगना होता है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, मेरे पास 100 डिग्री आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, वो भी क्लैरिटी थोड़ी होनी चाहिए ना आपको, कि भाई यहाँ तो मैंने सीधा सीधा लगा दिया। कब लगाया, जब आपको कॉन्सेप्ट पता था। तो कॉन्सेप्ट पता था, तो आपने कितने सेकंड लगा दिए, 4 से 5 सेकंड में। लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो चित्र बनाना आना चाहिए आपको, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, और सर्कल की कॉर्ड दे रखी है मेरे को ए बी एंड जो है मेरे को बी सी डी दी हुई है। तो यहाँ पे मैं ए मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी मान रहा हूँ। अब मेरे को ए ओ सी और बी ओ डी निकालना है, तो मतलब मैं सी को यहाँ पे मान लूँ, डी को यहाँ पे मान लूँ। ठीक है। अब मेरे को क्या कह रहा है कि ओ सेंटर है मेरे पास, ओ सेंटर, और यहाँ पे ये पी पे काट रही है। ठीक है। तो ए पी सी की वैल्यू मेरे को 50 डिग्री दी हुई है, 50 डिग्री, है ना। अब मेरे पास यहाँ से ए ओ सी मेरे पास ये हो गया, है ना, और बी ओ सी मेरे पास ये हो गया। तो मेरे को जब ये दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पहले कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना इनको। मैंने इसको मान लिया, सपोज करो कि इसको मान लिया मैंने एक्स, और इसको मान लिया मैंने वाई। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, कि जहाँ पे भी आपको सेंटर पे बना हुआ कोण दिया हुआ हो, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा कि जो सेंटर पे बना हुआ कोण रहता है, वो सरकमफेरेंस पे बने हुए कोण का दुगना रहता है। यानी कि मेरे पास ये आर्क हो गई, ये आर्क हो गई मेरे पास, और ये आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ कोण कितना है, मेरे पास एक्स है। तो मेरे पास जो सरकमफेरेंस पे बना हुआ कोण यही तो है, इसके द्वारा, यही तो है ना, इसके द्वारा यही तो बनेगा मेरे पास। तो ये कोण मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कोण मेरे पास x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि ये y है, तो मेरे पास यहाँ से ये, इससे मैं इसको मिला दूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, y/2, y/2। अब ये मेरे पास x/2 है, ये मेरे पास y/2 है, तो इसी की वैल्यू तो मेरे पास 50 है, इसी की वैल्यू तो मेरे पास 50 है। अब ये 50 कैसे, तो भाई ये 50 है, तो ये 130 है मेरे पास, क्योंकि एक ही रेखा पे बने हुए कोण 180 डिग्री के होते हैं। जब ये 130 है, तो ये x/2 प्लस में y/2 मेरे पास कितना है, 50 है ना। तो यहाँ से x प्लस में y कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब यहाँ से द एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब मेरे पास यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है, √3/2 है, √3/2 है, यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरे पास यहाँ पे आप सीधा सीधा चेक कर सकते हो, आप 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। और मेरे पास यहाँ से कितना होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, यानी कि 144, यानी कि 36√3 तो आ रहा है मेरे पास।
सीधा सीधा आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? ठीक है, बस आपको ये निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही लगेगा 9 का मल्टीपल वाला रूल। क्या पता भाई कुछ और ही एक ही वैल्यू आ जाए और फिर आप 9 का मल्टीपल चेक करने बैठो तो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय ए टू डू हाफ वर्क इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय बी टू डू द वर्क। ठीक है, इफ टुगेदर दे टेक 48 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू डू द वर्क। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ए ने हाफ वर्क को करने में 3/4 टाइम लिया है बी का। तो पूरे काम को करने में कितना लेगा, पूरे काम को करने में कितना लेगा, यानी कि 3/2 लेगा। भाई जब हाफ काम को करने में ही वो 3/4 ले रहा है उसका, 3/4, बी का 3/4 ले रहा है। ठीक है, तो वो पूरा काम करने में कितना लेगा, पूरा काम करने में वो 3/2 लेगा। यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ कि ए अपॉन में बी है, तो इनके डेज कितने हैं, इसका डेज यहाँ पे कितना है, 3 है, तो इसका डेज यहाँ पे 2 है। तो यानी कि मैं यहाँ से कितना कह, अब मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ बताओ। जब मेरे पास यहाँ से डेज इतने इतने आ रहे हैं तो मेरे पास एफिशिएंसीज कितनी कितनी आएगी, यहाँ से 2 और 3, 2 और 3। अब ये टोटल काम को कर कितने में रहे हैं, 48 डेज में, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकता क्या? जब मेरे को 48 डेज दिया हुआ है तो टोटल वर्क मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता क्या? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू में टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि 240। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी 48 × 5 240 होता है, पता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ए बी अलोन टेक टू डू द वर्क, तो 240 अपॉन में 3 तो होगा, यानी कि 80 डेज ही तो ऑप्शन है मेरे पास, सीधा सीधा। भाई एफिशिएंसी तो इतनी है ना बी की, और बी की एफिशिएंसी इतनी है, तो टोटल वर्क मेरे पास इतना है, तो इतना ही टाइम तो लेगा वो। अच्छा यहाँ से इफ cosec a प्लस में cot a इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a माइनस में cot a। cosec स्क्वायर माइनस में cot स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 5/3 आनी चाहिए। 5/3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत थी, इसमें भी आप पेन चला रहे हो तो फिर भाई क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो ना आप बस। The ratio of efficiencies of Mn and O is equals to 3:2:4 respectively. Working together, they can complete that work in 20 days. जब 20 days में कर रहे हैं और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी उनकी 9, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क कितना लिख सकता हूँ, टोटल वर्क मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क मेरे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, एन एंड ओ टुगेदर कंप्लीट द 60% ऑफ दैट वर्क इन, इसका 60% कितना हो जाएगा, 180 का 60%, यानी कि 180 का 60% मेरे को कितना हो जाएगा, 108, और 108 को एन एंड ओ कितने दिन में कर देंगे, 108 अपॉन में 6, यानी कि 18 डेज ही ऑप्शन हो गया, 18 डेज ही हो गया ना। इफ भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, क्योंकि आपको यदि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो आप भाई कितना भी ट्राई कर लेना, आपको नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसमें ना बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया है। मैं यदि होता ना तो मैं इसकी जगह रखता x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आप फंसने के चांसेस थे यहाँ पे, आपके फंसने के चांसेस थे, और मैं आपसे यही की वैल्यू पूछ लेता ना तो आप गलत बताते इसका आंसर, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज, आप इस चीज को आपको ध्यान नहीं आ रहा क्या, ये ध्यान नहीं आ रहा कि आपको ये क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास यदि x³ + 1 होता, तो x³ + 1 यदि 0 होता तो मैं यहाँ से क्या लिखता, मेरे पास x³ - 1 इज इक्वल टू 0 होता, तो x - 1, और क्या लिखता मैं यहाँ से x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास यहाँ पे x² + x + 1 तो है, पर मैं यहाँ पे x - 1 और को गुना कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, x³ - 1³ इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x³ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x³ की वैल्यू 1 है, यहाँ से सीधा सीधा x की वैल्यू 1 मत रख देना। जब यहाँ पे x² इज इक्वल टू 1 होता तो मैं x² की जगह सीधा सीधा लिख सकता हूँ x बराबर ±1, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई यहाँ से मेरे पास इक्वेशन पूरी ये बन रही है x - 1 इंटू में x² + x + 1, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कुछ आएगी ना, यहाँ से 3 फॉर्मूला लगेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac, यानी कि इसकी आयोटा में वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास x की बराबर 1 है, तो x इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ से तीन तीन पॉसिबल इक्वेशंस हैं, तीन पॉसिबल मेरे पास जो है वैल्यूज हैं, किसकी पॉसिबल, x की वैल्यू।
तो जब मेरे पास तीन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हैं तो मेरे पास यहाँ से एक्स क्यू की वैल्यू वन है, ना कि उसकी किसकी, एक्स की। तो मेरे पास एक्स क्यू की वैल्यू बन जाऊंगा तो वन प्लस में यहाँ पे भी मेरे पास वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू पावर स्क्वायर ही तो है ये, तो मेरे पास वन प्लस में वन कितना हो जाएगा, टू। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन टफ थोड़ा कब बनता, जब आप यहाँ से कह देते कि मेरे पास यहाँ पे ये बन रहा है, मेरे पास इक्वेशन ये दी हुई है ना, और अब मेरे को यहाँ पे किससे गुणा करना था, एक्स प्लस में वन से। जब एक्स प्लस में वन से गुणा करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, माइनस वन। तो यहाँ पे तो मैंने माइनस वन रख दिया, यहाँ पे तो मैंने माइनस वन रख दिया, लेकिन अब यहाँ पे कितना आएगा ये, आप तो क्या कर सकते थे कि एक्स की जगह सीधा माइनस वन ले लेते, एक्स की जगह सीधा माइनस वन ले लेते। तो यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता और इसका आंसर कितना होता, जीरो। ठीक है, इसका आंसर कितना होता, जीरो होता। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 21 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर्स इन 35 सेकेंड्स। मैंने यहाँ से ट्रेन की लेंथ क्या मान ली, एक्स मान ली, सॉरी मैं यहाँ से लेंथ कितना मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ, और स्पीड मैं कितना मान रहा हूँ, वाई मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव, भाई मैंने ट्रेन के कॉन्सेप्ट आपको करा रखे हैं, यहाँ पे आप जाके आई टैब पे चेक कर सकते हो, रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट्स, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं। इनको देखने के बाद ना आपको भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हुए हैं अपने चैनल पे भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप जाके चेक तो करो एक बार। यदि आपको समझ में नहीं आता तो भाई आप कमेंट में कुछ भी लिख देना, लेकिन चेक तो करना चाहिए एक बार। जब आप सबकी वीडियो चेक कर सकते हो तो यहाँ भी चेक कर लो। तो मेरे पास यहाँ पे कितना है, ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 21 सेकंड, तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब मैं ट्रेन की लेंथ को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास एक्स है, तो पोल की लेंथ तो उसके बराबर में, उसके इक्वल में तो बिल्कुल नेग्लेक्ट है ना, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना। तो हमको ट्रेन को कितना दूरी तय करना है, एक्स दूरी कितने सेकंड में करेगा, 21 सेकंड में, यानी कि एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 21, यानी कि मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 बाय। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ से एंड ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 400 मीटर्स, तो यानी कि अब ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी है, एक्स प्लस में 400 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 35 बाय, 35 बाय। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है, y की वैल्यू देखो 21 बाई रखूंगा इसकी जगह, और यहाँ पे मेरे पास 400 है, तो यानी कि 400/14, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, 200/7, 200/7। ठीक है, तो ये मेरे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में मैंने इसकी स्पीड मान ली। ठीक है, तो यहाँ से जब मेरे पास ये आ गई तो मैं लेंथ कितना मानूंगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7 के 21, यानी कि 600 मीटर आ जाएगी मेरे पास, 600 मीटर। जब मेरे पास एक्स आ गया, वाई आ गई मेरे पास, तो यहाँ से कितना लेगा, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 440 मीटर लॉन्ग टनल, तो 440 मीटर लॉन्ग टनल यानी कि 1040 में 200/7, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 200 से इसको जीरो जीरो काट दी, यानी कि 52/10/7, यानी कि 52 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे पास, 36, मतलब 7 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते हैं ना, तो 7 का मल्टीपल ही चेक कर लो सीधा सीधा। तो 7 का मल्टीपल आपसे जल्दी जल्दी चेक होएगा क्या, देखो 7 7 पंजे 35 नहीं आ रहा, 7 चौक 28 और 46 बचेगा नहीं, 7 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब तो 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो आप यहाँ से सीधा सीधा, सॉरी। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो मेरे पास यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मनी मन में बताना है कि मेरे पास यहाँ पे देखो, ये मेरे पास अंडर रूट में है, ये मेरे पास वन माइनस कॉस एक्स है, वन प्लस में कॉस एक्स है, यानी कि ऊपर टू बचेगा मेरे पास, और नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस वन माइनस में कॉस एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स करूंगा तो ये तो मेरे पास इससे कट ही जाएगा, यानी कि मेरे पास रूट टू ही तो आंसर है, सीधा सीधा रूट टू ही तो आंसर है मेरे पास। ठीक है, आपको जहां पे लिखना नहीं है तो वहां पे नहीं ही लिखना है। अच्छा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 642.60 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10%, 15% के डिस्काउंट के बाद, मतलब वो 20 की चीज 17 में बेची गई है, और फिर इसके बाद भी डिस्काउंट दिया गया है उसको, 10 की चीज को 9 पे बेचा है। अब इस 17 153 की वैल्यू ही मेरे को कितनी दी हुई है, 642.60, यानी कि देखो ये मेरे पास ओरिजिनल प्राइस थी, ये मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको डिस्काउंट के बाद प्राइस है, डिस्काउंट के बाद प्राइस इतनी है मेरे पास। तो यहाँ से आपको सक्सेसिव नहीं आता है तो पहले सक्सेसिव पढ़िए जाके, तो 17 3 51, ठीक है, 13 बच गया, 13 2, यानी कि 17 7 119, और 37.8, 37.8 को इससे करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.2, 4.2 इंटू में 200 करना है, तो 4.2 इंटू में 200 कितना हो जाएगा मेरे पास, 840 तो होगा, 840 ही तो होगा मेरे पास। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको मैंने मना कर रखा है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए नीचे से, तब आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हुज एज इज मोर देन और इक्वल टू 25 ईयर्स बट लेस देन और इक्वल टू 45 ईयर्स। मतलब लेस देन और इक्वल टू 45 ईयर्स हमको यहाँ तक देखना है, लेकिन यहाँ यहाँ से आगे बढ़ना है। तो मेरे पास मोर देन और इक्वल टू 25 ईयर, मतलब यहाँ से देखो 40, 40 और 80, 120, 120 और 160 कितना हो जाएगा मेरे पास, 280। और 280 और ये कितना हो जाएगा, 100, 380, 380 और ये 380 और सॉरी हाँ 380, मतलब ये तो मेरे को काउंट ही नहीं करना ना, तो 380 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो मैथ्स का पेपर बहुत आसानी से और मतलब आपको इसके लिए सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट की अच्छी से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 4400 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। जिसने एसआई और सीआई का 10% के इंटरेस्ट पे डिफरेंस नहीं पढ़ा है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना होता है, 1% ही तो होता है। 1%, तो 44 का 1% कितना हो जाएगा, 44 ही तो होगा। इसमें क्या लिखने की जरूरत थी क्या आपको, यदि लिखने की जरूरत पड़ रही है ना भाई, सच बता रहा हूँ सीआई पढ़िए जाके, और सीआई जब पढ़ोगे ना तो आपको ये तो याद होना चाहिए कि मेरे पास यदि फर्स्ट ईयर के लिए तो 10% ही रहेगा, तो यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंस 0। सेकंड ईयर में जब हम कंपाउंड करेंगे इस 10% को, तो मेरे पास 21% आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेरे पास यदि थर्ड ईयर के लिए करूंगा तो 33.1%, यानी कि 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1% का डिफरेंस आएगा। और इसमें मेरे पास थर्ड ईयर के लिए कितना आएगा, 3.1%। आपको सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, आपने यदि इस क्वेश्चन में लिखा है तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 625 माइनस में 20% ऑफ 480, यानी कि 96 हो जाएगा मेरे पास, और 96 प्लस में 119, 119 प्लस में 119 माइनस 96 करो, 4 और 19 23, 23 जोड़ दो इसमें तो 648 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। या फिर आप ये थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा सकते हो कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, आपको यदि 20% पता है इसका, तो 20% 96 है और 96 में से 119 घटाएंगे, तो यानी कि कुछ ही बढ़ रहा है। 625 में 20 30 के आसपास ही बढ़ रहा है, और 20 30 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन में बढ़ रहा है। The average weight of a certain number of students in a class is 62.5 kg. If four new students having weights 55.2 kg, 76.4 kg, 59.8 kg, 75.4 kg join the class, then the average weight of all the students increases by 400 grams. The number of students in class initially is। भाई यदि आपको समझ नहीं आ रहा है और सिर्फ आपको एवरेज की ही थोड़ी सी नॉलेज है, तो एवरेज में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू जो हमारा एवरेज रहता है, वही तो हमारे पास जो टोटल सम कितना रहेगा। यदि मैं टोटल सम निकालू तो टोटल सम मेरे पास कितना रहेगा, एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, मैं यदि एक्स मान लू, इनिशियली मैं यदि एक्स मान लू, तो मेरे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जो टोटल सम आ रहा था वो मेरे पास कितना आ रहा था, 62.5x, 62.5x। अब ये मेरे पास कितने स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स, तो इनका करो पहले। देखो आपको कैसे करना है, 59 है, 59.8 और यहाँ से 0.2, यानी कि 59 प्लस में एक 60, 60 प्लस में 55 कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 55 115, 115 प्लस में 75, 115 प्लस में 75 कितना हो जाएगा, 290, और 290 और 76 कितना हो जाएगा, 290 और 76 हो जाएगा मेरे पास 300, सॉरी यहाँ से ये मेरे पास हाँ 266। तो 266, 266 तो ये आ गया, प्लस में 0.4 यहाँ से और 0.4 यहाँ से, यानी कि 266.8। अब ये मेरे पास कितने स्टूडेंट्स का एवरेज है, अब ये मेरे पास कितने स्टूडेंट्स का एवरेज है, ये मेरे पास एक्स प्लस में 4 स्टूडेंट्स का एवरेज है, इज इक्वल्स टू कितना, अब एवरेज कितना बैठ रहा है उनका, 400 ग्राम बढ़ रहा है, यानी कि 0.04 ग्राम। तो 0.4 ग्राम यानी कि मेरे पास अब कितना हो जाएगा, 62.9 kg हो जाएगा मेरे पास, 62.9 kg। तो अब यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए, 62.5x और 62.9x, यानी कि 0.4x, 0.4x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 60 का गुना करो 4 में, तो 60 का गुना करोगे तो 240, और 29 का गुना 4 से करो, 4 से करेंगे तो 29 चौका 116, 116 यानी कि 11.6 आ जाएगा, 2.9 है ना यहाँ पे, तो 11.6, 11.6 और 240 कितना हो जाएगा, 251, यानी कि 266.8 माइनस में 251.6, तो यानी कि 0.4x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से,
15.2, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 38 ही तो है, सीधी सीधी 38 हो गई 152। ठीक है ना भाई, बाई ऑप्शन करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। यदि इक्वेशन, भाई देखो किसी किसी क्वेश्चन में तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, किसी किसी क्वेश्चन में तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यदि किसी को इससे शॉर्ट तरीका पता हो तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ पे ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 एंड ए सी इज इक्वल टू 20, एंड द एरियाज ऑफ इतना है 25 और 36। तो भाई ये 25 और 36 यानी कि 5:6 में है, 5:6। अब मेरे पास यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को ई एफ की वैल्यू चाहिए। तो ई एफ की और बीसी का रेशियो समान होएगा, बीसी और एसी का। तो बीसी के कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको जस्ट लिखने की जरूरत थी क्या, आप ऐसे लिखोगे ए बी अपॉन में बी सी, तो ये लिखने की जरूरत थोड़ी है इसमें, ए बी अपॉन में डी, सॉरी। आपको लिखने की जरूरत है क्या ऐसा कुछ। भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। ई एफ की वैल्यू तो सीधी सीधी दिख रही है कि बीसी और जो ई एफ का रेशियो होगा ना वो इक्वल रहेगा 5:6 के। ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 192 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। आपको यदि इसका इक्वेशन का, यदि मतलब 192 का आपको नंबर की नॉलेज, मैं जब भी कहता हूँ ना कि भाई नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, तो नंबर की नॉलेज क्यों होनी चाहिए भाई। देखो मैं भी किसी के कहने पे आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सिर्फ मेरे सामने जब पहली बार क्वेश्चन आए तो मैं भी आपके सामने यही देख के कह रहा हूँ कि 192 मेरे पास कितना होता है, 16 × 12 होता है ना। और 16 × 12, 16 प्लस में 12, ये बैठ भी रहा है हमारे पास, बैठ भी रहा है ना। यदि आपको समझ में नहीं भी आए तो आप कैसे कैसे करोगे, मतलब 28 है ये मेरे पास 28, तो 28 को पहले 10 और 18 से रिलेट करोगे, 128, 180 आ रहा है। मतलब इक्वेशन जो बैठेगी ना, इक्वेशन जो इनके बैठेगी ना तो वो इनके नजदीकी बैठेगी। तो मेरे पास आप 11 और 17 लेके देखा, तो 11 और 17 लेके कितना हो जाएगा मेरे पास 187। मतलब मेरे को 5 के डिफरेंस और आ रहा है, 5 का डिफरेंस यानी कि 12 और 16 लेके देखो तो 192 बैठ रहा है। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो किस रेशियो में होंगे, हमसे यही तो पूछ रहा है। तो 3:4 ही तो आंसर है भाई। 16 और 12 कितना है, 16 और 12 4 से काट लो, 3:4। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, एडी बाइसेक्ट्स ए एंड, सॉरी, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी। अच्छा, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्ट थ्योरम लगेगी, यही पढ़ के समझ में आ गया ना मेरे को यहाँ से। अच्छा, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी इसको। तो मेरे पास बी सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ से 18, ये ए सी की वैल्यू 18 है, उसकी वैल्यू 14 है। आपने यदि डे फर्स्ट वाला वीडियो देखा हो तो डे फर्स्ट वाले वीडियो में आपने ये पढ़ा होगा इंटरनल एंगल से कि यदि इनका जो रेशियो है ना वही इसका रेशियो होगा, यानी कि ये मेरे पास कितना होगा 7:8 में, तो 7:8, तो इसका हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 7:9, 7:9 है ना। तो 7:9 ही मेरे पास इसका हो जाएगा। तो मेरे को बीडी की लाइन चाहिए, तो बीडी की लाइन मेरे पास 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 25 7 175 होता है ना। आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो आप पहले कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 25 7 175 होता है ना, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप सीधा सीधा करोगे तो 40/16 इंटू में 7, 16 दूनी 32, यानी कि उसका आधा और जुड़ रहा है 2.5 इंटू में 7, तो 2.5 इंटू में 7 फिर भी तो हमारे पास इतना ही आ रहा है। Two bikes A and B are sold for rupees 2700 each. Bike A sold at a profit of 20% and bike B sold at 10% loss. यानी कि यदि मैं बाइक ए का कॉस्ट प्राइस निकालू तो बाइक ए का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना रहेगा। देखो, बाइक ए का कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 से 6 में बेची गई है, 5 से 6 में बेची गई है, यानी कि 6 की वैल्यू मेरे को 2700 दी हुई है। अब आपको ये पता है 45 की 270 होता है, 45 की 270 यानी कि 450, और 450 इंटू में 5 करेंगे तो 2250, यानी कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो मेरे पास 2250 है। और बी का हम यदि इंडिविजुअली निकालें तो भाई देखो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा। तो फॉर्मूले को रखने की जगह आप सीधा सीधा यदि बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन को ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। 10 से 9 में बेची गई है, 9 की वस्तु मेरे को कितनी दे रखी है 2700, तो 10 की कितनी हो जाएगी 3000। ये बाइक बी का सीपी है, तो मेरे पास सीपी कितने हो जाएंगे 5250, और एसपी मेरे पास कितना है 5400। कितने का फायदा है 150 का फायदा, कितने पे 5250 पे, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 1 अपॉन में ये कितने से कट जाएगा 15 थी 45, और 15 पंजे 75, यानी कि 1/35, और 1/35 कितने के आसपास जाएगा लगभग, ये आपको पता ही होगा 35 दूनी 70, यानी कि 2.85 के आसपास। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है।
यदि मेरे को 35 दूनी 70 ये ऑप्शन मेरे पास 2 पॉइंट कुछ होता तो मैं इसको चेक करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे को 2.85 यहीं से समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ इतना है, ठीक है, एक्स वाई जेड की रेशियो निकालना है। तो आप यदि पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन भाई आपको डिफिकल्ट लगने की जरूरत क्या है यार, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सोच के बताइए। ये मेरे पास 2x माइनस में जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब यदि ये वाला, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को मैं प्लस कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास 0 आ रहा है। तो भाई पहली बात तो ये बताइए, जब किसी भी चीज का मैं स्क्वायर करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस मैं -2 का स्क्वायर भी करूंगा ना, तो मेरे पास ये 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0? इस, या फिर मैं -1 का स्क्वायर प्लस मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, तो ये कभी 0 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। जब हम स्क्वायर या तो माइनस नंबर का करेंगे या फिर प्लस नंबर का करेंगे, लेकिन जो हमेशा स्क्वायर रहेगा वो तो पॉजिटिव नंबर रहेगा ना। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता। या तो ये 0 है, या तो ये 0 और ये 0 है, तो मतलब दोनों 0 होंगे तभी ये पॉसिबल है। बाकी हम किसी भी चीज का स्क्वायर हम 0 नहीं रख सकते। तो मतलब मेरे यहाँ से एक एक इक्वेशन तो ये बनी, 2x माइनस में जेड इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस में 3x इज इक्वल टू 0। आपको समझाने के लिए है। बस यहाँ से x अपॉन में जेड कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ से x अपॉन में y कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/3। 2/3। तो यहाँ से हम यदि सेम सेम बनाए हैं x के रेशियो को, तो 2 और 4, और यानी कि 2 3 4, यानी कि 2 3 4 मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इफ sec x प्लस में tan x, sec x माइनस में tan x इज इक्वल्स टू sin x की वैल्यू हमको निकालनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एकांतर योगांतर अनुपात लगाना है, तो योगांतर अनुपात करेंगे तो यहाँ से sec x अपॉन में tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस में 13 28, और 15 माइनस में 13 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 28 अपॉन में 14, सॉरी 28 अपॉन में 2 14। ठीक है। तो मेरे पास sec x 1 अपॉन में cos x और sin x अपॉन में cos x, यानी कि cos x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 14 है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/14। सिर्फ मनी मन में क्वेश्चन करने के हैं ये। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, अच्छा ये आपको पता है 0.9 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 0.5 का स्क्वायर है, यानी कि 9/5 प्लस में ये मेरे पास कितना बैठेगा, 7/6, 9 की 54, और 54 प्लस में 35, 89। 89 सिर्फ एक ही ऑप्शन में बैठ रहा है, देख लो। देख लो, नीचे तो सब में 30 30 ही आ रहा है। अच्छा, अब मैंने ये तो आपको पढ़ने से मना ही करा है, ये आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन सिटी बी डी एंड एफ, कमेंट योर आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको जोड़ना ही तो है, और जोड़ने की टेक्निक आपको मैंने सिखाई रखी है। देखो 1260 और 620 है, यहाँ पे चाहे कुछ भी है, तो पहले इनको होल नंबर्स को जोड़ा करो, 12 6 18 18, और मेरे से बी डी का जुड़वाना है ना, 18 और 14 32, 32 और 9 41, 41 और 13 कितना हो जाएगा मेरे पास, 54, 54 और 12 66। तो 66 से तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता मेरे पास। 66 और 66 तो 80, 80। ठीक है, 80 और एक, सॉरी 80 और 110 मेरे पास कितना हो जाएगा, 190, और ये 290, यानी कि 6600, और प्लस में 290 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6890। ठीक है। अच्छा, राहुल कवर्ड 20% ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 50% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। मैंने टोटल स्पीड, टोटल जो डिस्टेंस थी ना, उसको मैंने 100 मान लिया। ठीक है, 100 में से उसने 20%, यानी कि जो 20 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर पर आवर से करी है। ठीक है। और इसमें से फिर मेरे पास 80 रहेगी ना, 80 का 50%, यानी कि 80 का 50% मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। उसने कितने से करी है, 20 किलोमीटर पर आवर से करी है। और रिमेनिंग डिस्टेंस को उसने कराया है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, 40 किलोमीटर, उसने कराया है उसको 25 किलोमीटर पर आवर से। मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास 100 है, इस केस में उसको कितना टाइम लगा है, 1/2 आवर। इस केस में उसको कितना टाइम लगा है, 40 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर से करेगी तो 2 किलोमीटर, सॉरी 2 आवर। और इसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा, 40 को 25 से कर रहा है, यानी कि 40/25, 8/5। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 100 अपॉन में, ये मेरे पास कितना है, 5/2 प्लस में 8/5, यानी कि 5/2 प्लस में 8/5 लिख ही देता हूँ यार, चलो। है ना, तो मेरे पास 5 5 25 और 8 2 16, यानी कि मेरे पास 10 ऊपर घूमेगा, तो 1000 अपॉन में 41, और 1000 अपॉन में 41 कितना हो जाएगा, देखो 41 दूनी 82, 18 बच गया, और 41 चौका 164, यानी कि 24.39। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, 24 के आसपास ऑप्शन।
ये ऑप्शन एलिमिनेशन का फायदा होता है, बाकी आप करते रहना इस क्वेश्चन को। ठीक है। अच्छा, गौरव स्टार्टेड 20 मिनट्स लेट एंड ट्रेवलिंग एट 50% मोर स्पीड देन हिज यूजुअल स्पीड रीच्ड हिज ऑफिस फ्रॉम टाइम इन ऑफिस फ्रॉम होम इन टाइम। द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय गौरव टू रीच हिज ऑफिस एट द यूजुअल स्पीड। ये कितना भाई लॉजिकल, थोड़ा सा तो लॉजिकल क्वेश्चन बना दिया है इसको। आपको ये लग रहा है ना कि भाई उस वो 20 मिनट लेट चला है, 20 मिनट लेट चला है ना, और उसने अपनी स्पीड को 50% बढ़ा दिया है, तब वो टाइम पे पहुंच रहा है। 20 मिनट लेट चलने के बाद भी वो टाइम पे पहुंच रहा है। तो वो कब पहुंच रहा है? जब उसने अपनी स्पीड को 50% बढ़ा दिया है। यानी कि यदि वो 50% नहीं बढ़ाता अपनी स्पीड को, तो वो 20 मिनट लेट ही पहुंचने वाला था वहां पे। तो मतलब मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि उसकी स्पीड 50% बढ़ी है, यानी कि 2 से 3 हो गई है। तो मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि टाइम मेरे पास कितना रहेगा, ये स्पीड का रेशियो है, तो मेरे पास यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:3 एक है, एक की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई, 20 मिनट, यानी कि यूजुअल जो टाइम है उसका कितना रहेगा मेरे पास, 60 मिनट ही तो रहेगा, 60 मिनट ही तो रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, the income of Mohit is 80% more than his saving. If his income is increased by 25% and his income expenditure is increased by 30%, by what percent does his saving increase or decrease? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सिंपल सा यदि इजी सा डेटा दिया हुआ हो ना, तो आप उसको 100 मान के ही करना ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, 100 मान के ही करना। यदि आपको इजी सा डेटा नहीं दिया हुआ है, तब आपको लिखना है कि 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5, और फिर जो भी करके आप ला सकते हो उसका आंसर। तो आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि यदि मेरे पास इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग रहता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, मैं फर्स्ट केस में यदि मेरे पास सेविंग 100 है, तो मेरे पास इनकम 180 थी, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना था, उसका 80 था। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से 25% बढ़ गई, 25%, यानी कि मेरे पास 45 बढ़ गई, यानी कि 225 हो गई मेरे पास। भाई 25% ही नहीं पता है जिसको 180 का, उसको निकालने में टाइम लगेगा। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, 180 पौन में 45 होता है। ठीक है। और एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 30%, यानी कि 30% जब इसका इंक्रीज करूंगा तो 80 का 30% 24, यानी कि 24 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 104। तो मेरे पास जो सेविंग रहेगी वो मेरे पास कितनी रह जाएगी, 121, क्योंकि एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, जब एक्सपेंडिचर मेरे को दे रखा है, इनकम मेरे को दे रखी है, तो यहाँ से सेविंग कितनी हो जाएगी, 121। कितनी बढ़ी है, 21% ही तो बढ़ी है। ठीक है। तो भाई हमने ऐसे क्वेश्चन सारे कर दिए हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, क्योंकि भाई क्वेश्चंस का लेवल ही भाई इतना गिरा हुआ था। आपको करावत के बता दिए हैं, और इन क्वेश्चंस में भी आप टाइम ले रहे हो। भाई देखो, बुरा लगे चाहे भला लगे, यदि बुरा भी लग रहा है ना, तो थोड़ा बुरा ही मान के चल लेना, लेकिन यार प्रैक्टिस करो। अभी टाइम है, सीजीएल आने में तो बहुत टाइम है अभी, 4-5 महीने जितने भी हैं, आपको तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। एटलीस्ट जहां पे आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पे आप पेन और पेपर को उठाना बंद करो। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इस चैनल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके।